नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपी बरी। सीबीआई की विशेष अदालत ने कहा, आरोप साबित करने के पर्याप्त सबूत नहीं। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा सहित टकराव के सभी मुद्दों के समाधान के लिए 5 सूत्री समझौते को लागू करने के लिए सहमति बनी। भारत ने कई स्वदेशी तकनीकों से लैस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस दुष्कर्म मामले में 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम गठित की। आयकर रिटर्न भरने की तारीख 2 महीने और बढ़ाई गई। आईपीएल क्रिकेट में दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मैच में राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है। समाचार संध्या में निखिल कुमार के साथ मैं लवली निगम। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर विशेष श्रृंखला में हम बुलेटिन का आरंभ बापू की बात से कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने एक प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में अस्पृश्यता के बारे में चर्चा की थी। मैं समझता हूँ हमारे धर्म पर एक बड़ा कलंक लग गया है, अस्पृश्यता रूप। तो अस्पृश्यता को मिटाने के लिए हम खुद अस्पृश्य बन जाए। अगर हम अस्पृश्य बने, झाड़ू निकालने का काम करें, वो कोई खराब काम थोड़ा है, वो तो बहुत अच्छा काम है। स्वच्छता रखना वो तो धर्म है, तो वो तो धार्मिक काम हो जाता है। अस्पृश्यता का जो कलंक है उसका नाश हम कर देते। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की लखनऊ स्थित विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आज सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। सीबीआई विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि विध्वंस की घटना अचानक हुई और सीबीआई की ओर से लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए पुख्ता प्रमाण नहीं मिले। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि विध्वंस का काम कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया था और आरोपियों से उनका कोई संबंध नहीं था। आरोपी खुद भीड़ को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में 16वीं सदी के बाबरी ढांचे को गिराए जाने के 28 सालों के बाद आए इस विशेष अदालत के फैसले ने भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कई दिग्गज नेताओं को बड़ी राहत दी है। आज जिन 32 आरोपियों को बरी किया गया, उनके ऊपर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे, जिनमें आपराधिक साजिश रचने, दंगा फैलाने, समुदायों के बीच नफरत फैलाने और गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करने के आरोप शामिल थे। सुनवाई के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 351 गवाह पेश किए और लगभग 600 पन्नों के दस्तावेज अदालत के सामने रखे गए। शुरुआत में अदालत ने कुल 49 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे, जिनमें से 17 की मौत इतने लंबे समय तक केस खींचने के दौरान हो गई। इस मामले का फैसला सुनाने के लिए विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव को रिटायरमेंट के बाद भी सेवा विस्तार दिया गया था और जल्दी फैसला आ सके, इसके लिए पिछले 2 सालों से हर दिन मामले की सुनवाई की जा रही थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह सहित 32 अभियुक्तों में से अधिकांश वरिष्ठ नेता विभिन्न स्वास्थ्य कारणों और कोरोना महामारी के चलते लखनऊ अदालत में मौजूद नहीं थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी आरोपियों को बरी किए जाने के अदालत के फैसले का स्वागत किया है। श्री सिंह ने कहा कि इस निर्णय ने यह साबित कर दिया है कि न्याय की सदैव जीत होती है। लालकृष्ण आडवाणी ने भी फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति उनके तथा भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पर मोहर लगाई है। श्री मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि अब सच्चाई सामने आ गई है। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे, वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है, इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है और अब मैं ऐसा समझता हूं कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट आमने सामने डटी सेना को सभी जगहों से हटाने के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच सहमति को ईमानदारी से लागू करने पर सहमत हो गए हैं।
भारत और चीन के बीच आज सीमा मामले पर विचार विमर्श तथा समन्वय के लिए कार्यकारी तंत्र WMCC की 19वीं बैठक में ये फैसला हुआ। ये बैठक वर्चुअल माध्यम से हुई। इसमें दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। बैठक के दौरान भारत और चीन ने 21 सितंबर को कमांडर स्तर की वार्ता के छठे दौर के परिणामों का भी सकारात्मक रूप से मूल्यांकन किया। भ्रम से बचने तथा व्यवहारिक धरातल पर स्थिरता बनाए रखने के उपायों को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस संदर्भ में दोनों पक्षों ने खासतौर से ग्राउंड कमांडरों के बीच संचार को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। दोनों देश कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर निकट परामर्श बनाए रखने पर भी सहमत हुए। हमारे पेइचिंग संवाददाता ने बताया है कि मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बनी 5 सूत्रीय सहमति के मद्देनजर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों पक्ष सभी बकाया मुद्दों का समाधान करने और सीमा पर तनाव कम करने पर सहमत हुए थे। इस महीने के शुरू में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से अलग मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद ये पहली WMCC बैठक थी जिसमें दोनों देश तनाव कम करने के लिए सेना के पीछे हटने पर सहमत हुए थे। WMCC भारत चीन सीमा क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए परामर्श और समन्वय की संस्थागत व्यवस्था है। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के सीमा सुरक्षाकर्मी जैसे क्षेत्रों के बारे में संवाद मजबूत करने के बारे में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भारत ने आज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के बालासोर से किया। जमीन से जमीन पर मार करने वाली इस मिसाइल में स्वदेश में निर्मित बूस्टर, एयरफ्रेम, सेक्शन और कई अन्य उपप्रणालियां हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रभावशाली मिशन के लिए संगठन ब्रह्मोस टीम को बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि इस सफल परीक्षण से शक्तिशाली ब्रह्मोस प्रणाली के बूस्टर और अन्य उप प्रणालियों के स्वदेश में उत्पादन का रास्ता साफ हो सकेगा और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद जोर शोर से शुरू कर दी है। अब तक तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा से 14 लाख मीट्रिक टन से अधिक दलहन और तिलहन की खरीद की जा चुकी है। इसके अलावा शनिवार से हरियाणा और पंजाब में खरीफ धान की खरीद शुरू हो गई थी। हरियाणा में 3,506 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी है। पंजाब में लगभग 41,300 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। किसानों को 84 करोड़ 60 लाख रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि कपास की खरीद कल से शुरू हो जाएगी। भारतीय कपास निगम FQ ग्रेड कपास की खरीद करेगा। सरकार ने नोडल एजेंसियों के जरिए तमिलनाडु में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 46 मीट्रिक टन से अधिक मूंग की खरीद भी की है, जिसके लिए किसानों को 33 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। मूल्य समर्थन योजना के अनुसार कृषि उपज के प्रस्ताव मिलने पर विभिन्न अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी खरीफ फसल की खरीद की मंजूरी दी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कृषि सुधारों को किसान के लिए ऐतिहासिक आंदोलन बताया है। नई विश्व व्यवस्था आत्मनिर्भर भारत के बारे में एक कार्यक्रम में आज श्री गोयल ने कहा कि ये सुधार भारत में कृषि के इतिहास में बदलाव लाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे उत्पादकता के साथ किसानों की आय भी बढ़ेगी। श्री गोयल ने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडी में उपज बेचने का विकल्प मिलता रहेगा। केंद्र सरकार किसानों को बार बार आश्वस्त कर रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उपज तथा मवेशी बाजार समितियां जारी रहेंगी और किसी भी कीमत पर इन्हें समाप्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तराखंड में 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद कहा कि कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे लोग नहीं चाहते कि किसानों को खुले बाजार में अपनी उपज बेचने की आजादी मिले। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सुविधा अधिनियम 2020 के इस प्रावधान को लेकर लोगों की एक आपत्ति ये है कि इसके तहत कृषि उपज को बाजार समिति मंडियों के बाहर भी बेचा जा सकता है। किसानों को डर है कि अगर मंडी व्यवस्था समाप्त हो गई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी समाप्त हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एक प्रशासनिक निर्णय है जो अब भी लागू है और भविष्य में भी जारी रहेगा। एक रिपोर्ट। नए अधिनियम का उद्देश्य किसानों को APMC बाजार के अलावा भी अपनी उपज बेचने के अवसर उपलब्ध कराना है ताकि किसानों को अपने उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिल सके। इससे किसानों की मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद प्रणाली से हो रही
स्थायी आय के अलावा भी आमदनी होगी। एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा जहां किसानों और कारोबारियों को अपनी पसंद के अनुरूप उपज बेचने और खरीदने की आजादी होगी। इससे किसानों के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे किसानों की विपणन लागत कम होगी और उन्हें अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सेकिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि मोदी सरकार के पिछले 6 वर्ष के दौरान किसानों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने में सहायता के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी स्थिर रूप से वृद्धि की गई है। नए कृषि कानूनों पर डोडा, रियासी, रामबन और किश्तवाड़ जिलों के सरपंचों, किसान संगठनों तथा स्थानीय कार्यकर्ताओं से बातचीत में डॉक्टर सिंह ने कहा कि एमएसपी और मंडी समिति की व्यवस्था जारी रहेंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसे किसी भी कीमत पर खत्म नहीं किया जा सकता। डॉक्टर सिंह ने कहा कि कुछ निहित स्वार्थी तत्व इस व्यवस्था को समाप्त करने के बारे में भ्रम फैला रहे हैं, जिसका हर स्तर पर प्रतिकार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मंडी समितियां हमेशा की तरह खरीफ और रबी फसलों की खरीद करेंगी। इस संबंध में एकमात्र फर्क यही है कि अब किसान अपने क्षेत्रों से बाहर निजी व्यापारियों को अपनी उपज बेच सकते हैं। मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से अगले 5 वर्ष में मछली पालन क्षेत्र में निर्यात से होने वाली आय दोगुनी होकर 1 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में मत्स्य संपदा और लाभार्थी पुस्तिका का दूसरा संस्करण जारी करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 55 लाख रोजगार अवसरों का सृजन होगा। श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाकर 2024-2025 तक 220 लाख टन करना है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महामारी के दौरान केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के योगदान की सराहना की है। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की एक पुस्तिका बिल्डिंग सेल्फ रिलायंट रिसर्जेंट रेजिलिएंट इंडिया का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम देश का गौरव हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि कोविड-19 के दौरान विद्युत आपूर्ति 99% रही। उन्होंने बताया कि तेल विपणन कंपनियों ने 24 घंटे काम करना जारी रखा और आवश्यक सामान की आवाजाही भी जारी रही। आज मुझे खुशी है कि आज हमने हमारे सार्वजनिक कंपनियों के तरफ से कोविड के काल में जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उसका एक कंपेंडियम हमने प्रसिद्ध किया है। इवन लॉकडाउन में किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जारी रहा, गैस सप्लाई जारी रहा, पेट्रोल पंप खुले रहे, माल की ढुलाई होती रही और आज अनलॉक के पीरियड में लगभग सबकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 90% तक वापस आई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि मध्य रेलवे मुंबई में 1 अक्टूबर से 8 और लोकल रेलगाड़ियां चलाएगा। श्री गोयल ने बताया कि इन 8 लोकल रेलगाड़ियों में से 2 महिलाओं के लिए होंगी। रेल मंत्री ने बताया कि इस कदम से सुरक्षित दूरी अपनाने में मदद मिलेगी और यात्रियों को सुविधा होगी। मध्य रेलवे फिलहाल रोजाना 423 रेलगाड़ियां चला रहा है। 8 और नई रेलगाड़ियां चलने से इनकी संख्या 431 हो जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। All India Radio presents World News. News and views from across the globe. What happened? What is up next? The newsmakers and the highlights of the day. Every day at 10:20 in the night. On 100.1 FM, All India Radio. ये आकाशवाणी है और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपी बरी। सीबीआई की विशेष अदालत ने कहा आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा सहित टकराव के सभी मुद्दों के समाधान के लिए 5 सूत्री समझौते को लागू करने के लिए सहमति बनी। भारत ने कई स्वदेशी तकनीकों से लैस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस दुष्कर्म मामले में 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम गठित की। आयकर रिटर्न भरने की तारीख 2 महीने और बढ़ाई गई और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मैच में राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस दुष्कर्म मामले की जांच के लिए
3 सदस्यों की एसआईटी गठित कर दी है। विशेष जांच दल एसआईटी का नेतृत्व राज्य के गृह सचिव भगवान स्वरूप करेंगे। उप महानिरीक्षक चंद्र प्रकाश और पीएसी सेनानायक श्रीमती पूनम एसआईटी के सदस्य होंगे। एसआईटी को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। इस मामले में पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में होगी। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत लड़की के पिता से आज शाम बात की। पीड़िता के पिता ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि दोषियों पर अत्यधिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लड़की के परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार ने दिवंगत लड़की के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और हाथरस शहर में एक मकान देने की घोषणा की है। इस परिवार को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से बात की और इस मामले में दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को कहा। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन आरोपों का खंडन किया है कि परिवार की सहमति के बिना लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। आरोप है कि पीड़ित लड़की के साथ 14 सितंबर को हाथरस जिले में चांदपा पुलिस थाने के गांव में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। शुरू में उसे अलीगढ़ के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया। 15 दिन तक वो जीवन के लिए संघर्ष करती रही और आखिरकार मंगलवार को उसने दम तोड़ दिया। बिहार में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में चुनाव आयोग के पूर्ण दल ने आज विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की। दल ने पटना में सारण, सीवान, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर सहित 26 जिलों के जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक भी की। जनता दल यूनाइटेड ने मतदाताओं के बीच मतदान पर्ची वितरित करने की मांग की। कांग्रेस ने प्रत्येक 10 बूथ पर चिकित्सा दल तैनात करने की मांग की। दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी ने पंचायत चुनाव की तरह ही विधानसभा बूथ बनाए जाने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आयोग का दल कल गया में औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास जिलों सहित 12 जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक करेगा। दिल्ली लौटने से पहले चुनाव आयुक्त, मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को बिहार विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने पिछले शुक्रवार को बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा की थी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 अक्टूबर से शुरू हो रहे महत्वाकांक्षी गांव वापसी कार्यक्रम के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने हर अधिकारी को जमीनी स्तर पर काम करने और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करने को कहा है। वे आज श्रीनगर में गांव वापसी कार्यक्रम के तीसरे चरण की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले महत्वाकांक्षी वापस गांवों की ओर कार्यक्रम के तीसरे चरण का उद्देश्य शासन को लोगों के घर द्वार तक ले जाना है। इसे नवगठित पंचायतों को मजबूत करने के लिए सरकार के एक अद्वितीय प्रयास के रूप में भी देखा जाता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपनी हालिया समीक्षा बैठक में वापस गांवों की ओर तृतीय चरण कार्यक्रम के संचालन के लिए कार्य योजना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी और जन अभियान कार्यक्रम के तहत प्रगति की जानकारी भी ली। उन्होंने सभी हितधारकों से कहा कि वे उत्तरदायी और न्याय संगत शासन वाले सरकार के अद्वितीय और ईमानदार प्रयासों को पूर्ण करने के लिए लोगों के दरवाजे तक पहुंचने के लिए समर्पित प्रयासों में जुट जाए। मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सभी पंचायतों का दौरा करने वाले 4000 से अधिक अधिकारियों की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का भी विवरण मांगा। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। तमिलनाडु अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष टी जॉन महेंद्रन ने कहा है कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक आबादी वाले गांवों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में सुधार के लिए पीएम जन विकास योजना राज्य में लागू की जा रही है। श्री महेंद्रन ने कहा कि आयोग अल्पसंख्यक समुदाय और सरकार के बीच पुल के रूप में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। उन्होंने इस बात पर संतोष प्रकट किया कि अल्पसंख्यक समुदायों में वितरित की जा रही सहायता के मामले में तमिलनाडु देश में पहले स्थान पर है। सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत लगभग 30 करोड़ श्रम दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया है। इसके तहत पारिश्रमिक के रूप में 27,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के मद्देनजर परेशानी का सामना कर रहे प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए रोजगार योजना शुरू की थी।
गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 116 जिलों में अपने गांव लौटने वाले प्रवासी कामगारों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। इस अभियान के तहत बड़ी संख्या में निर्माण कार्य किए गए हैं। इनमें 1 लाख से अधिक जल संरक्षण सुविधाएं, ग्रामीणों के लिए 3,65,000 से अधिक आवास, लगभग 20,000 कृषि तालाब और 10,000 से अधिक सामुदायिक स्वच्छता परिसर और कई अन्य कार्य शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में और गतिविधियों को फिर शुरू करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कल से लागू हो रहे इन दिशा निर्देशों में कुछ और गतिविधियों को शुरू करने की छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन से बाहर सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से 50% सीट क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी करेगा। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए खेल मंत्रालय एसओपी जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि अनलॉक 5 के दिशा निर्देशों के तहत स्कूल, कोचिंग संस्थान को फिर खोलने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध ढंग से फैसला करने की छूट दी गई है। ये फैसला स्थिति के आकलन और नियमों का पालन करने के आधार पर संबंधित स्कूल और संस्थाओं के प्रबंधन के परामर्श के बाद किया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से 80,472 लोगों के संक्रमित होने के साथ ही संक्रमित लोगों का आंकड़ा 62 लाख को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ लोगों की संख्या 51,87,825 होने के साथ ही ठीक होने की दर 83.33% हो गई है। कोविड से कुल संक्रमित लोगों की संख्या 62,25,763 हो गई है। संक्रमण से एक दिन में 1,179 लोगों की मौत हुई है। मृतकों की संख्या 97,497 हो गई है। वर्तमान में देश में कोरोना के 9,40,441 रोगी हैं, जो कि कुल संक्रमित लोगों का 15.11% है। मृत्यु दर 1.57% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कल 10,86,688 कोविड जांच की गई। अब तक 7,41,96,729 जांचें की जा चुकी हैं। महाराष्ट्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के लोक संपर्क ब्यूरो ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अपने कलाकारों के माध्यम से जागरूकता अभियान शुरू किया है। यह अभियान चिन्हित 7 जिलों में चलाया जाएगा। अभियान की शुरुआत पुणे से शुरू की गई है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जन जागृति करने के लिए अब लोक कला का सहारा लिया जा रहा है। पूरे राज्य में आज नासिक, पुणे समेत कई जगहों पर इस जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। राज्य के 7 प्रमुख जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा। नासिक में जिलाधिकारी सूरज मांढरे तथा पुणे में राष्ट्रीय फिल्म आर्काइव के संचालक प्रकाश मगदुम तथा राष्ट्रीय फिल्म इंस्टीट्यूट के संचालक भूपेंद्र कैंथोला और संतोष अजमेरा की उपस्थिति में इस अभियान की शुरुआत की गई। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय संपर्क ब्यूरो की ओर से ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 7 जिलों में 2 वैन की मदद से जागरूकता करने वाले संदेश लाउड स्पीकर पर हर गली मोहल्ले में सुनाए जा रहे हैं। साथ ही गीत तथा आकर्षक संगीत के माध्यम से लोगों को इस महामारी से बचाव के लिए सावधानी तथा समय पर जांच और इलाज के तरीके बताने का काम लोक कलाकार कर रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से अपनी सुरक्षा तथा समय पर जांच और इलाज की जानकारी लेकर कोरोना की रोकथाम में प्रशासन को सहकार्य करने का आह्वान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने किया है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात सरकार ने चालू शैक्षणिक सत्र में स्कूल शुल्क में 25% कटौती की घोषणा की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कोविड महामारी को देखते हुए ये निर्णय अभिभावकों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में है। एक रिपोर्ट। राज्य के शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने कहा कि राज्य के उच्च न्यायालय के निर्देश और स्कूल संचालकों एवं अभिभावक मंडल के प्रतिनिधियों के साथ लगातार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि फीस में 25% की कटौती सीबीएसई सहित सभी स्कूलों को लागू होगी। ट्रांसपोर्टेशन, खेलकूद, लाइब्रेरी और कंप्यूटर जैसी अन्य फीस में 100% माफी रहेगी। जिसने भी पूरी फीस भर दी है उन्हें अतिरिक्त पैसे वापस किए जाएंगे। इस राहत के चलते किसी भी शिक्षक को नौकरी से नहीं निकालने के लिए सभी स्कूलों को सूचना दी गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के संधिवात विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने कहा है कि जो लोग कोविड से दोबारा संक्रमित हुए हैं वे दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को
उचित दूरी बनाए रखने, हाथों की साफ सफाई और खांसने के सही तरीकों के इस्तेमाल की सलाह दी है। बहुत जरूरी है कि जो 3 बातें बताई गई हैं, जैसे कि फेस मास्क का इस्तेमाल करना जब भी आप घर के बाहर हैं, और हैंड हाइजीन फॉलो करना, साबुन पानी से हाथ धोएं, अपने हाथों को आंखों में, नाक के पास और मुंह के पास ना ले जाएं। तीसरी चीज, 2 गज की दूरी 2 लोगों के बीच में जरूर रहनी चाहिए, और बिना मतलब घर से बिल्कुल ना निकलें। जब काम है तभी घर से बाहर जाएं। उच्चतम न्यायालय ने देश में कोविड-19 महामारी और देश के विभिन्न भागों में बाढ़ को देखते हुए सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को आयोजित होनी है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्णा मुरारी ने केंद्र से ऐसे उम्मीदवारों को एक और मौका देने को कहा है जो महामारी के कारण पिछली बार परीक्षा नहीं दे पाए। न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा 2020 और 2021 की परीक्षाएं एक साथ करने की याचिका भी खारिज कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने आकलन वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। 31 मार्च 2019 को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इससे पहले बढ़ाकर 30 सितंबर की गई थी। आयकर विभाग ने एक वक्तव्य में कहा कि कोविड महामारी स्थिति के कारण करदाताओं के समक्ष कठिनाइयों को देखते हुए ये फैसला किया गया है। आयकर विभाग ने 1 अप्रैल से 6 महीनों की अवधि में 33,54,000 से अधिक करदाताओं को 1,18,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि कुल रिफंड में से करीब 1,78,000 कॉरपोरेट कर मामलों में 86,094 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए। शेष 32,230 करोड़ रुपए 41,75,000 से अधिक अन्य मामलों में जारी किए गए। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने आज भारतीय खेल प्राधिकरण एससीआई का नया लोगो जारी किया। साई की स्थापना 1982 में देश में खेल वातावरण तैयार करने के लिए की गई थी और ये जमीनी स्तर पर देश भर से खिलाड़ियों की पहचान करके उनकी प्रतिभा को विकसित करता है। नया लोगो खेल की उत्कृष्टता का निर्माण करने के लिए जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें विकसित करने में साई की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में दुबई में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 11 ओवर में 2 विकेट पर 89 रन बना लिए हैं। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। चेन्नई में हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान 25 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में गरज के साथ बरसात होने की संभावना है। तापमान 27 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री जबकि अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। श्रीनगर में तापमान 7 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। लद्दाख में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 8 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुजफ्फराबाद में तापमान 14 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। और अब चलने से पहले प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन वैष्णव जन तो, जिसे मॉरिशस के कलाकारों ने गाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपी बरी। सीबीआई की विशेष अदालत ने कहा आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के तहत कंटेनमेंट जोन से बाहर और गतिविधियों को फिर खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 15 अक्टूबर से 50% सीट क्षमता के साथ फिर खुल सकेंगे। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा सहित
टकराव के सभी मुद्दों के समाधान के लिए 5 सूत्रीय समझौते को लागू करने के लिए सहमति बनी। भारत ने कई स्वदेशी तकनीकों से लैस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस दुष्कर्म मामले में 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम गठित की। आयकर रिटर्न भरने की तारीख 2 महीने और बढ़ाई गई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।